हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर 1 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक पेपर 1 में पूछा जाता है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, जिसमें रिसर्च के अंदर बहुत सारी ये चीज़ें पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होता है, और हाइपोथेसिस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और 2021 में भी देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने स्विच करा है अपना पैटर्न टाइप्स ऑफ रिसर्च से, अब वो इस पार्ट पे आ गए हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा टॉपिक। तो मैं आपके लिए इसका एक MCQ सेशन लेके आई हूँ, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको सारे टेस्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में समझाऊंगी और हम उसके सोल्यूशन में अंदर डिस्कस करेंगे कि किस टेस्ट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि इस चैनल के ऊपर मैं पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स करवा रही हूं, जिसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको MCQ सेशन प्लस थ्योरी सेशन देती हूं बहुत सारे यूनिट्स के। तो यहाँ पर इस टाइम में जुलाई वाले अटैम्प्ट को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर 2 के लिए, कॉमर्स के लिए एंड पेपर 1 के लिए MCQ सेशंस प्लस थ्योरी सेशंस लेके आ रही हूँ विद जो आपका उनका रिवाइज्ड पैटर्न है, जो अभी चेंज हुआ है पिछले साल से पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और बहुत से यूज़फुल सेशंस मैं लेके आती हूँ इस सेशन के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में पूछा हुआ है और उसका ट्रू आपने डिस्क्रिप्शन बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव असम्पशन विच इज़ एक्सेप्टेड व्हेन द फर्स्ट वन इज फेल्ड। दिस इज द हाइपोथेसिस विच इज ऑलवेज टेस्टेड. It assumes that there is no relationship among variables. Null hypothesis is also called research hypothesis. तो देखिए, अब तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने अगर रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको इतना तो पता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अलग होती है और नल हाइपोथेसिस अलग होती है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि दिस इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ ऑलवेज टेस्टेड। तो बिल्कुल सही बात है, नल हाइपोथेसिस का एक डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो कि हमेशा टेस्ट करी जाती है, ये सही बात है। उसके बाद सी कहता है, इट अज्यूम्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप। हाँ जी, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल यही कहता है कि रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स में। मान लीजिए हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो हम कहते हैं कि पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये अजम्पशन हमारी है नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इस दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका मतलब बी और सी इसके लिए सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं, नल हाइपोथेसिस ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च। बिल्कुल गलत बात है। जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा ए और डी गलत है। तो हमारा सही आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव अजम्पशन, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं बी और सी, यही सिर्फ सही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन अवर सोसाइटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच हाइपोथेसिस। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रही है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है वही एक मेजर कारण है पॉवर्टी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो देखिए, इसके आपको पूछा है किस हाइपोथेसिस की ये एग्जांपल है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स या बेसिक। तो सबसे पहले बात यह है कि नल हाइपोथेसिस हमने अभी पढ़ के आए ऊपर कि नल हाइपोथेसिस बोलती है कि दो ऑल्टरनेटिव्स के अंदर कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका मतलब बी तो नहीं हो सकता, बी तो देखते ही कैंसिल कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स और बेसिक हाइपोथेसिस जैसी हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी। हाँ, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होती है, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब मेजर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस नहीं है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हम उसको बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करी गई हो, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है वो कुछ समझ में नहीं आता है उसके अंदर, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। लेकिन बेसिक हाइपोथेसिस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों इसका आंसर होगा,
क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मान के चलता है कि दोनों चीज़ों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के अंदर, और ये स्टेटमेंट भी यही शो कर रही है कि जो एजुकेशन की कमी है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करा गया है कि अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो उसके बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप शो हो रहा है, इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के, इनको आपने एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं उसके ऑप्शंस भी आपको दिखा देती हूँ, दीज आर द ऑप्शंस। तो सबसे पहले है फाइंड आउट द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट। तो सबसे पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ी सी आप इसके अंदर नॉलेज लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि फाइंड आउट द कंप्यूटेड वैल्यू, तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटेड वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते जब तक हमारा कुछ भी हाइपोथेसिस के बारे में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो सबसे पहले कैसे हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका मतलब ए जो है वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, तो डी ऑप्शन को हम देखते ही काट देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर उसके बाद जो बी है, डिसाइड विच टेस्ट टू यूज़, तो पहले बी भी नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन को भी काट दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डिसाइडेड नहीं होंगी तब तक हम कैसे ये सोच सकते हैं कि कौन सा टेस्ट लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि देखते पहचान लीजिए कि सी जो है वो फर्स्ट में आएगा, तो बी भी कट हो गया। तो सी क्यों आएगा, हम इसका एक बारी ऑर्डर भी देख लेते हैं। सी के बाद आएगा डी। डी क्या कह रहा है, सेट अप द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम हाइपोथेसिस को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखेंगे इसका। उसके बाद बी है विच टेस्ट टू यूज़, तो उसके बाद ये डिसाइड करा जाएगा कि कौन सा टेस्ट हमें लगाना है। सबसे पहले तो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है। उसके बाद ए कंप्यूटेड वैल्यू तभी पता चलेगी जब टेस्ट डिसाइड हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले डिसाइड हुआ फिर टेस्ट डिसाइड हुआ, उसके बाद हम कंप्यूटेड वैल्यू पता कर सकते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू को उसके बाद टेबल वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे, देन हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, जिस हिसाब से हमारा जो है वो अगर एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आता है तो ऐसा कुछ करके हम डायग्राम बनाते हैं। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आता है देन वी विल एक्सेप्ट इट, अगर बाहर चला गया तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फर्दर अगर देखिए स्टेटमेंट बेस्ड प्लस असर्शन रीजन बेस्ड एंड प्लस सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पिछले साल में बहुत देखे गए हैं। इसी की वजह से बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया कि उनको लर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम गया। तो सीक्वेंस बेस्ड स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। पेपर 1 की भी मैं बात कर रही हूँ और पेपर 2 की भी बात कर रही हूँ। और एक उन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज किया है। तो जैसा कि पहले रिसर्च टाइप्स में से बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उन्होंने जो उसका दूसरा पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए प्लीज़। तो ताकि नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लार्ज, which of the population is large or more than 30 and the standard deviation is known, then which of the following tests are applied। तो आपको ये पूछा गया है कि अगर जो सैंपल साइज़ है जिसके ऊपर हमने टेस्ट अप्लाई करना है उस सैंपल का साइज़ जो है वो बड़ा है मतलब मोर देन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता है, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होगा। तो हमारा जो टेस्ट अप्लाई होता है वो होता है जेड टेस्ट। जब भी सैंपल का साइज़ जो है वो मोर देन 30 होगा और हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा तो जो टेस्ट अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे जेड टेस्ट। अगर सैंपल का साइज़ जो है वो 30 से कम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होगा तब अप्लाई होगा टी टेस्ट। तो इन चीज़ों को याद रखना है। आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स में अपने ऐड करते जाइए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बहुत आपका हेल्प करती हैं क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने में। तो उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन भी देख लीजिए। आपको बोला गया है कि साइज़ 30, ये तो आपको रीडिंग पोर्शन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फीचर्स ऑफ एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट के फीचर्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि सैम्पल साइज़ जो है वो लेस देन 30 होना चाहिए। तो ठीक है,
उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन एफ टेस्ट। तो अगर आपने एफ टेस्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक बात तो पता होगी कि एक एफ टेस्ट ही ऐसा टेस्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट में से जिसके अंदर मोर देन 2 ग्रुप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब बी तो पक्के से आएगा। तो अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जब सैंपल का साइज जो है वो लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब ये इसका फीचर नहीं है। तो जहाँ पर आपको ए दिख रहा है वो वाले ऑप्शन काट दीजिए। अगर ए नहीं है तो ऑल ऑफ अबव भी नहीं होगा। तो सी और बी में से कौन सा होगा? तो बी और बी तो आपको हो गया कि पक्का है। सी क्या कह रहा है कि एफ टेस्ट को अनोवा भी कहा जाता है। तो सही बात है, अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और हमारा जो एफ टेस्ट है हम उसको वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए, वेरिएंस मतलब डिफरेंसेस कि सैंपल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं उसको जानने के लिए हम एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं, इसलिए उसको अनोवा भी कहा जाता है। तो बी और सी तो श्योर हो गया। डी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी क्या बोल रहा है? दिस टेस्ट इज यूज टू चेक वेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो बिल्कुल अनोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर हमें सैंपल्स के अंदर ये पता करना है कि कितना वेरिएंस है, क्या डिफरेंस है, तो हम एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब डी भी पक्के से होगा। बी इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। करेक्ट ऑप्शन सी है। बाकी सारे स्टेटमेंट ए के अलावा, ए क्या बोल रहा था कि सैंपल साइज 30 होना चाहिए, तो वो गलत बात है, वो टी टेस्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो बाकी सारी तीनों चीज़ें वो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चाई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। चाई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स अंडर दिस टेस्ट मस्ट बी रिजनेबली लार्ज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक टिप बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन के अंदर मस्ट देख लें या फिर ऑलवेज देख लें तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेटमेंट है उसको गलत कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है मस्ट बी रीजनेबली लार्ज। जो रीजनेबली वर्ड है वो इसको सही प्रूव कर रहा है कि जो सैंपल साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं वो बोल रहे, रीजनेबली बड़ा बोल रहे हैं। तो चाई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है कि चाई स्क्वायर टेस्ट का ये बोलता है कि जो सैंपल का साइज़ है वो रीजनेबली लार्ज होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, चाई स्क्वायर टेस्ट में ऐसा होता है। चाई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाई स्क्वायर टेस्ट जो है वो गुडनेस ऑफ फिट या होमोजेनिटी, कितनी समानता है दो वेरिएबल्स के अंदर, ये सब चीज़ें मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को जानने के लिए ये चाई स्क्वायर टेस्ट जो है वो अप्लाई करा जाता है। इसलिए ये जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन जो है, सॉल्यूशन है, ये भी यही कह रहा है कि इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी यही कह रही है कि जो सैंपल का साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए, रीजनेबली लार्ज होना चाहिए। उसके बाद मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले आएगा हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट हमने अभी पढ़ा, मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जब भी मीन का साइज जो है, सैंपल साइज है, वो लेस देन 30 होगा तब टी टेस्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट का डी आएगा। तो फर्स्ट का डी जहाँ पर नहीं है वो आप ऑप्शंस कट कर दीजिए, तो ये दोनों कट हो गए। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ए देखिए, होम टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात हुई है। अगर कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इसका मतलब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा। तो या फिर एच टेस्ट हो सकता है या फिर चाई स्क्वायर टेस्ट हो सकता है। तो देखिए 2 का ए कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 का ए हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शंस के साथ ही हो गया। तो बाकी के ऑप्शंस भी मैच कर लेते हैं। 2 का सी होगा। तो एच टेस्ट को वन वे अनोवा कहा जाता है क्योंकि एच टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और जब भी हमारी एफ टेस्ट की जो है वो पूरी नहीं होती हैं, असम्पशंस या कंडीशंस उसकी पूरी नहीं होती हैं, तब हम उसकी प्लेस में यूज़ करते हैं नॉन पैरामीट्रिक एच टेस्ट। थर्ड का ए मैंने आपको समझाया था। और जेड टेस्ट जो है वो इक्वालिटी ऑफ कोरिलेशन के लिए यूज़ होता है। जब भी सैंपल का साइज़ 30 से ज़्यादा होगा तब हमारा, और हमें चेक करना है इक्वालिटी ऑफ कोरिलेशन, तो हमारा जेड टेस्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पर है इसका डिस्क्रिप्शन चारों टेस्ट के बारे में। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह बहुत काम आएगा ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पूछा है।
तो यहाँ पर जेड टेस्ट, यू टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट और 2 सैंपल अनोवा। 2 सैंपल अनोवा मैंने आपको अभी बताया था कि 2 सैंपल अनोवा वैसे एच टेस्ट को बोलते हैं। यहाँ पर 3 सैंपल अनोवा आएगा, 2 सैंपल या 3 सैंपल अनोवा, दोनों में से कुछ भी होगा तो इट्स अ पैरामीट्रिक टेस्ट। तो जेड टेस्ट हमने पढ़ा था, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो ये नहीं हो सकता। तो जहाँ पर ए है वो काट दीजिए, सी भी कट गया और डी भी कट गया। और उसके बाद बी पूछा है उन्होंने, यू टेस्ट। बी हमारा जो चाई स्क्वायर टेस्ट है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और हमारा यू टेस्ट वो भी एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। एंड तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बनता है वो बनता है बी एंड सी। तो पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पर देख लीजिए कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक आएगा, सॉरी यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये, चाई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। पैरामीट्रिक होते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। तो इसको भी आप याद रखिए, ये कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक या पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक है एक यू टेस्ट और एक चाई स्क्वायर टेस्ट। Next question is assertion reason based. When the null hypothesis is rejected, alternative hypothesis is eventually accepted. तो सेकंड है it is only the null hypothesis which is tested. तो सबसे पहले assertion reason को करने का एक ट्रिक है कि सबसे पहले आप दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़िए। अगर आपको ये इंडिविजुअली सही लगती हैं देन इस पर बिकॉज लगा के पढ़ना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल हम देख लेते हैं इसको। असर्शन क्या बोल रहा है कि जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, मान लीजिए हमने कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी, पहली हमारी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस कह रही है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही है कि पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो है वो डायरेक्ट कंपटीशन है, मतलब सॉरी डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमारी रिसर्च के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो फर्स्ट वाली है, मतलब पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये बात गलत है, तो इसका मतलब इवेंचुअली हमारी ये बात सही हो जाएगी कि पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि जब हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड हमारी बोल रहा है रीज़न कि सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी टेस्ट नहीं करी जाती है, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस टेस्ट करी जाती है। अगर वो सही निकलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज जब वो रिजेक्ट हो जाए तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट को वैसे हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। देखिए आप इसको बिकॉज लगा के पढ़िए। अब बिकॉज लगा के क्या है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड alternate hypothesis is eventually accepted because it is only the null hypothesis which is tested। तो बिल्कुल हमारा जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो देखिए क्योंकि वो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को ही हमेशा टेस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है हमारा रीज़न। अगर हमारे रीज़न को पढ़ने से हमें हमारे असर्शन का जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन है। सो ऑल द थ्री थिंग्स आर करेक्ट, असर्शन, रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन, ऑल द थ्री थिंग्स आर बिल्कुल जस्टिफाई कर रही हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट। तो यू टेस्ट के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यू टेस्ट के बारे में लेके आई थी। तो इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इक्विवेलेंट टू टी टेस्ट। तो हाँ जी, ये भी सही बात है। जब हम टी टेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं और हमारी जो सैम्पल है उसकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो हम यूज़ करते हैं यू टेस्ट। तो ऑब्वियसली यू टेस्ट जो है वो नॉन पैरामीट्रिक है, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो इसका मतलब ये इसके लिए सही है। सेकेंड है हेयर डेटा हैज़ टू बी रैंक्ड फर्स्ट ओनली देन कैन बी यूज्ड। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो हम डेटा को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें डेटा को रैंक करना पड़ता है, उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कि डेटा जो है वो मीन्स को सपोर्ट नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल सही है। मीन को सपोर्ट करता है टी टेस्ट। टी टेस्ट के अंदर जो कंपैरिजन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, लेकिन यू टेस्ट जो होता है वो मीडियन यूज़ करता है। मीडियन को यूज़ करके हम टी टेस्ट के अंदर जो है वो सैंपल के टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो यू टेस्ट यूज़ मीडियन, तो इसका मतलब मीन नहीं यूज़ करता, ये भी सही बात है। उसके बाद है यूज़ टू कैलकुलेट वेरिएंस इन टू सैम्पल्स। तो जैसा कि टी टेस्ट के अंदर भी 2 सैंपल यूज़ होते हैं
और सैम्पल साइज़ लेस देन 30 होता है, वैसे ही क्योंकि यू टेस्ट इसका ऑल्टरनेटिव है तो इसके अंदर भी 2 ही सैंपल यूज़ होंगे। तो इसका मतलब चारों सही है, तो ऑप्शन आएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आप डिस्क्रिप्शन भी सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि सारी स्टेटमेंट्स जो है वो यू टेस्ट के लिए बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ होल अबाउट द जेड टेस्ट, टी टेस्ट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट जो है उनके अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम उसके ऊपर एक सेशन लेके आइए। तो मुझे ये भी लगा कि पेपर 1 के लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों पेपर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेके भी आना चाहती थी। तो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज सेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और मुझे आगे आप बहुत सारी क्लास के ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, किस तरीके के सेशंस आपको चाहिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।